आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली ड्रग केस का पंजाब कनेक्शन सामने आया है। आपको पता है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पंजाब में रेड की खबर मिल रही है। आरोपी जस्सी की निशानदेही पर यह छापेमारी चल रही है। अमृतसर में 10 करोड़ की कोकीन बरामद की गई और दिल्ली पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। अमृतसर के नेपाल गांव में रेड की गई। वरुण जैन कनेक्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वरुण, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 10 करोड़ की कोकेन बरामद होने की खबर लिखी है। अब इस पर आने वाले एक्शन को लेकर के ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये जो 5,000 करोड़ रुपए की राजधानी दिल्ली से ड्रग्स बरामद की थी, इसके पहले दुबई से कनेक्शन जुड़े, उसके बाद यूके से कनेक्शन जुड़े और अब अमृतसर से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र उर्फ जस्सी नाम के एक शख्स को अमृतसर से स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। ये वही शख्स है जिसने दुबई में बैठा हुआ जो किंगपिन है उसका दिल्ली के तुषार गोयल के साथ कोऑर्डिनेट कराया था और उसके बाद जो ये पूरी ड्रग्स है वो मिडिल ईस्ट से यहाँ पे राजधानी दिल्ली पहुंची थी, अलग अलग शहरों में सप्लाई की जानी थी। तो उसी जो मिडल मैन था जितेंद्र उर्फ जस्सी, वो पंजाब का रहने वाला है। जैसे उसे जानकारी ये लगी थी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो ड्रग्स है उसको बरामद कर लिया, उसके बाद वो यूके भागने की फिराक में था। एलओसी खोली गई थी तो उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। अब उससे पूछताछ करने के बाद अमृतसर में दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है और वहां पर अमृतसर के नेपाल गांव से 10 करोड़ की कोकेन बरामद की है। सूत्रों का ये कहना है कि अभी इस मामले में और भी बरामदगी हो सकती है और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जितेंद्र उर्फ जस्सी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उसके जरिए ही दुबई में बैठा जो किंगपिन है उसको भारत लाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, दुबई टू अमृतसर, अमृतसर टू दिल्ली, किस तरीके से ड्रग सप्लाई चेन एक सामने आ रही है और उसमें भी खुलासे होने बाकी हैं। शुक्रिया वरुण, हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि अगली खबर जो है वो दिल्ली से जुड़ी है और दिल्ली में बस मार्शल की बहाली पर यह बड़ी जानकारी आपको बताएं। पुलिस ने आप विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। मार्शल के मुद्दे पर कल हंगामा हुआ था। थाने में विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोका गया था और कल सिविल लाइन थाने में मार्शल के मुद्दे पर काफी गहमा गहमी हो गई थी। यानी मार्शल्स की मांग, उनकी बहाली और उनके तमाम मांगों को लेकर के जो सड़क पर उतरा ये प्रदर्शन था, ये उग्र हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने आप विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। मार्शल के मुद्दे पर ही हंगामे के बाद यह हंगामा बढ़ता चला गया। देख रहे हैं आप किस तरीके से गुत्थम गुत्था होती है तस्वीरें आई। विजेंद्र गुप्ता जाने की कोशिश कर रहे थे थाने में, उनका रास्ता रोका गया। वरुण हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे समझते हैं। वरुण, एफआईआर को लेकर के क्या क्या चीजें कही गई हैं और क्या क्या एक्शन हुआ है? जिस तरीके से कल सिविल लाइन थाने के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, मार्शल के मुद्दों को आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो भी वहाँ पर पहुंचे थे और जो बीजेपी के विधायक वो भी वहाँ पर पहुंचे थे और जो बीजेपी के विधायक थे, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोका जा रहा था, वीडियो भी सामने आए थे। जो आतिशी थी वो अचानक से मुख्यमंत्री आतिशी उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी और वही जो कई दूसरे अन्य विधायक थे वो उनका लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके रास्ते के बीच में आ रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं शिकायत मिलने के बाद जो बीएनएस की अलग अलग धाराएं हैं उसमें दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है और अब जो वीडियो है उससे उसकी भी पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से जो रास्ता था वो रोका जा रहा था और उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो अब की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से कल तस्वीरें आई धक्का मुक्की, लेकिन इसके साथ ताजा अपडेट ये है कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अच्छा, एफआईआर को लेकर के और क्या क्या चीजें कही गई हैं और इसमें सिर्फ एक शख्स पे एफआईआर या फिर और भी दायरा बड़ा है? वरुण, देखिए एफआईआर में किस किस का नाम है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जो पूरा इंसिडेंट है और वहाँ पर जो जो लोग मौजूद थे, जो शिकायत करता है उसने उन सभी का नाम उसके अंदर लिखा है। तो जो मुख्य आरोपी कौन है उनके नाम अभी पुलिस की तरफ से साफ नहीं किए गए हैं, लेकिन शिकायत के अंदर पूरा जो इंसिडेंट था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, चाहे आतिशी हो, चाहे वहाँ पर सौरभ भारद्वाज हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं, उन सभी का नाम शिकायत के अंदर मौजूद है और वो शिकायत मिलने के बाद ही जो बीएनएस की अलग अलग धाराएं हैं उस पर दिल्ली पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है वरुण? अगर देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कल की तस्वीरें हमारे आपके सामने ही हैं और शिकायतकर्ता ने तो पूरे मौजूद लोगों का नाम इसमें दर्ज कराया है। आप बता रहे हैं कि प्रोमिनेंट नाम भी इसमें शामिल हैं। आगे का एक्शन?
देखिए बिल्कुल, अब जो पुलिस है, जो वीडियो भी उनके हाथ में लगी है, उसको एनालाइज करेगी और जो जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो शिकायत करता है, उनके बयान दर्ज करने के बाद जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े विधायक और जो दूसरे नेता हैं, उनको नोटिस सर्व किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनके बयान दर्ज होंगे और उसके बाद ही आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा इसके अंदर, लेकिन जो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि जो आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनको जल्दी ही नोटिस सर्व करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बस मार्शल की बहाली को लेकर के ये मांग और प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रदर्शन में हाथापाई धक्का मुक्की की स्थिति आती है और उसके बाद आज जो ताजा अपडेट है उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप विधायकों का नाम लिया गया है और रास्ता रोकना बीजेपी विधायक का ये वजह बताई गई, और लेकिन किस तरीके का ये पूरा मामला था उसका वीडियो और अब इस पर एफआईआर, ये ताजा अपडेट है। शुक्रिया वरुण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बैठक है। जम्मू संभाग के सभी उम्मीदवारों की बैठक की खबर मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ये मीटिंग ले रहे हैं। तो जिस तरीके से अब ये बैठक चल रही है, इससे क्या निकल के आएगा, इस पर जानना, इस पर अपडेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जम्मू संभाग के उम्मीदवारों की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बैठक चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बढ़त दिखाई गई, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि अगर नंबर्स में प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जा सकता है। अजय बाचलू इसे समझने की कोशिश करते हैं। अजय, इस मीटिंग के इनसाइड अपडेट आपके पास हो तो शेयर कीजिए, और क्या क्या सिचुएशन रह रही है वहां पर जिसके मद्देनजर ये मीटिंग बुलाई गई। देखिए, ये बहुत अहम मीटिंग है और जो 43 उम्मीदवार 43 सीटें जो हैं जम्मू की, जहां पर कांग्रेस ने जिन जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनकी आज अभी जो है अहम बैठक चल रही है जम्मू के एक बड़े होटल में और सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। दरअसल जिस तरह से कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उन एग्जिट पोल्स को लेकर जो है गदगद है कांग्रेस, क्योंकि पिछली बार 2014 की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में कांग्रेस अपनी जो जम्मू के हिंदू बहुल इलाके हैं जिनमें आखिरी चरण में चुनाव हुआ था, उनमें कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। और कल जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद कांग्रेस की अगली रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से जो है जम्मू के इन भागों से जो चुने हुए कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उनकी क्या राय रहती है और किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़े, उस पर अपडेट ले रहे हैं तारिक हामिद कर्रा, जो कि कांग्रेस के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है। और साथ में ही क्योंकि कांग्रेस से कुछ बागी उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं जम्मू की इन सीटों पर जिनमें आखिरी चरण में चुनाव हुआ है, उनमें से कुछ कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ उनकी काफी पुराना संबंध भी रहा है। ऐसे में उन जो इंडिपेंडेंट हैं, उन पर किस तरह से उनके दोस्तों के जरिए, जो कि कांग्रेस के पुराने लोग हैं, उनके जरिए किस तरह से संपर्क साधा जाए, इस पर भी यहाँ बात जो है वो हो सकती है, ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो कि 8 तारीख के रिजल्ट के बाद होनी है, उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इस सब पर यहाँ मंथन हो रहा है जम्मू में कांग्रेस का। जी बिल्कुल अजय, ये समझा जा सकता है कि बैकअप प्लान की तैयारी की जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा, खासकर उस रीजन से जहां से जो बागी रहे हैं, निर्दलीय रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को, आजाद कैंडिडेट को संपर्क साधा जाए। किसके कौन कौन से कांटेक्ट हैं उनसे बात कीजिए। इसके बैकअप प्लानिंग के मद्देनजर भी देखा जा सकता है इस मीटिंग को, ये इंपॉर्टेंट होगा। अजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जम्मू के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कांग्रेस की टेंशन जो है वो अपने ही लोगों ने बढ़ाई थी। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस में जो लोग बागी खड़े हुए हैं, उनमें से कईयों के साथ पारिवारिक और जो पॉलिटिकल रिलेशंस वो तो है ही है, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है, ताकि अगर नंबर गेम में थोड़ी सी कमी रहती है तो इन निर्दलियों से, जो कि कांग्रेस आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी से मेल नहीं खाती है, तो उनको किस तरह से टैप किया जाए ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन और नंबर, अगर जो अपने साथ हैं लेकिन अपने जो दूर हो गए थे, क्या उनको साथ लेने पे बात बन सकती है। और ये सारी बात वहां से शुरू होती है जैसे ही एग्जिट पोल सामने आते हैं। अजय बाचलू जो बता रहे थे, उसके लिए इस वक्त कांग्रेस में जिस रीजन में जहां बागी हो सकते हैं उनको मनाने की कोशिश क्यों की जाएगी, वो इसलिए की जाएगी एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखिए आप। जो तमाम पोल सामने आए हैं उसमें कितने नंबर हैं और नंबर गेम क्या कहता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सी वोटर की तरफ से बीजेपी 27 से 32, कांग्रेस 40 से 48 और पीडीपी 6 से 12, अदर 6 से 11।
आप अदर पे नजर डालिएगा, आपको हर सर्वे में अदर दिखाई देंगे और इस अदर पर नजर बनी रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इसीलिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। अब बात करें एग्जिट पोल, जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों पर सी वोटर का कहना है कि बीजेपी 27 से 32, कांग्रेस 40 से 48 और पीडीपी 6 से 12, अदर 6 से 11, पीपल्स पल्स कहता है 23 से 27 और कांग्रेस के लिए 46 से 50 और पीडीपी के लिए 7 से 11 और अदर्स के लिए 5 से 6। आप देख रहे हैं, अगर आप पीडीपी पे नजर डालेंगे इन पोल्स पर या अदर्स पर नजर डालेंगे तो इनकी संख्या बल पे भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और तमाम जो पोल्स आए हैं उसके बाद अपनों पर तो भरोसा है, लेकिन अगर आजाद कैंडिडेट हो गए यानी इंडिपेंडेंट जिन्होंने लड़ाई लड़ी है या फिर बागी होकर लड़ाई लड़ी है, वो किधर जाएंगे, उनको किधर जाने से रोका जा सकता है। ये सारे चांसेस, ये सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इस वक्त बनाए जाएं और या बैठक में बैठ के सोचा जाए, मंथन किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। मां एग्जिट पोल भी यही कहता है। देखिए, बीजेपी के लिए 26 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस के लिए 47, पीडीपी के लिए 10 तो अदर्स के लिए 7 सीट। तो एग्जिट पोल के अनुमानों से कांग्रेस में काफी उत्साह है। एबीपी न्यूज से कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप ही। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये बहुत अहम सवाल है। कश्मीर में 65% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, बड़ा कदम उठाया है, लेकिन मैं बार बार कहता था, आपने कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपने 8 लाख फौज लगाई, आपने कश्मीर के सारे बड़े नेताओं को, हद ये है उस मुख्यमंत्री को जिसके साथ आपने सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया। आज अगर आप वहां पे हारते हैं तो न सिर्फ बीजेपी हारेगी, 370 आर्टिकल भी हार जाएगा। जैसे आप कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक एनसी काफी आगे है, कांग्रेस जो गठबंधन है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी काफी नीचे, कम सीटों पे बीजेपी का इस बार वहां पर जो एग्जिट पोल के जो है वो दावे। तो आपको क्या लगता है कि तमाम आर्टिकल 370 हो या फिर कश्मीर के रोजगार की बात हो या फिर विकास की बात, ये तमाम दावे जो बीजेपी करते आ रही थी वो इस वक्त काम नहीं कर पाई इस चुनाव में? निश्चित तौर से अमित शाह जी लगातार कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, आतंक खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 बड़ा ऑब्स्टिकल था, बड़ा रोड़ा था, हमने उसको हटा दिया है। आज तीसरे दिन खबर आती है कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तीसरे दिन खबर आती है कि वहां पे आतंकी हमला हो गया। आप फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते। तो क्या सरहद पे हमारी फौज नहीं लगी है? वो पाकिस्तानी हमारे घर में आ कैसे रहे? और अगर आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर से चौकीदार जिम्मेदार है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तो सुनिए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आखिरकार इतनी इनसिक्योरिटी कैसे है? पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से इस तरफ दाखिल हो जाना क्या इतना आसान है और आकर के दहशत मचाना इतना आसान है? इन तमाम सवालों के साथ और मानते हैं कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, चाहे 370 को लेकर के, वो जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस के अपने दावे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवास हैंडओवर किया गया। विजयदशमी को सम्राट चौधरी गृह प्रवेश करेंगे। तो एड्रेस चेंज तेजस्वी यादव का, सरकारी बंगला खाली कर दिया। अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम वाले इस बंगला में गृह प्रवेश करने वाले हैं और वो विजयदशमी को ये काम करेंगे। तो आवास खाली किया तेजस्वी यादव ने, सरकारी बंगला जो इन्हें मिला था, अब इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हैंडओवर वो दे चुके हैं और सम्राट चौधरी विजयदशमी के मौके पर पूजा पाठ के साथ गृह प्रवेश करेंगे सेम बंगले में। ये देखिए आप, तो ये भी प्रक्रिया, तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हैंडओवर दे दिया है और अब सम्राट चौधरी विजयदशमी के शुभ मौके पर पूजा पाठ करेंगे और बाकायदा गृह प्रवेश करेंगे। ये जानकारी देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। ये पूरा प्रोसेस जब हो रहा था
तेजस्वी से सवाल भी पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली बंगला खाली किया, हैंडओवर दिया और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके चले गए। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, कोई अशुभ तो नहीं होगा इस पर चर्चा होती है। लेकिन आज बिहार के एक ऐसे सियासी बंगले की हम बात कर रहे हैं जिसे मनहूस कहा जाता है। दरअसल हम इस वक्त 5 देश रत्न मार्ग के बाहर खड़े हैं और ये आवास बिहार के उप मुख्यमंत्री को आवंटित किया जाता है। ये 5 देश रत्न मार्ग है और यहाँ अब बिहार के 1 नंबर के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस आवास में रहने वाले हैं। दरअसल इस बंगले के सियासी सफ़र को देखा जाए तो 2015 में इस बंगले में सबसे पहले बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादा दिन नहीं चले और एक बार फिर जब बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो 2017 में तेजस्वी यादव को ये बंगला खाली करना पड़ा और यहाँ जो बंगला है इसको आवंटित किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जो उस वक्त बने थे। अब एक बार फिर ये बंगला चर्चा में है। दरअसल 3 साल इस बंगले में सुशील कुमार मोदी रहे और 2020 में जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो जो समीकरण है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का वो बदला और सुशील कुमार मोदी जो कि दिवंगत नेता हैं, उनको नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली और बिहार में एक बार फिर कोई सियासी उलटफेर होगा, ये सवाल। और इन सवालों के बीच 5 देश रत्न मार्ग क्या एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराएगा? क्या एक बार फिर बिहार में डिप्टी सीएम बदलेंगे? क्या डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे? ये तमाम सवाल उस वक्त बिहार में उठ रहे हैं जब जनता दल यूनाइटेड ने अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक की, ये सुनिश्चित कर दिया कि 225 सीट हम जीतेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। वहीं अटकलें और अटकलों के बीच ये कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे के मंत्रियों का जब कार्यक्रम नहीं होता तो बीजेपी कोटे के मंत्री पहुँचते हैं, जब बीजेपी कोटे के मंत्रियों का कार्यक्रम होता है तो जेडीयू कोटे के मंत्री नहीं पहुंचते। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? और इस सब कुछ ठीक के बीच इस आवास में रहने आ रहे हैं सम्राट चौधरी। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं जनता अदालत को। सुनिए। नाम पता है सब लोगों को? एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। देश में जितने काम हैं सारे उनको दे रहे हैं, केंद्र सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं। कौन है? तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को। अभी आएंगे, आपके घर में आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? केजरीवाल है ही हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है? चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे? गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे, अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे।
1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है। मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती। कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर, आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था। बसों में रोज आया जाया करता था। बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाक छानी है। मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है। किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मन चला, कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था, वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं
मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया। तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको बच्चे को अपने माँ बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी, तुम्हें यह पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी। तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए। 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया। मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया, यात्रियों को असुरक्षित कर दिया। दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है? ये गरीब बच्चे हैं बेचारे। 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15 हजार रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की। गरीब आदमी तो नौकरी करता है। जनता की अदालत से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बरसते हुए अरविंद केजरीवाल को आपने सुना अलग अलग मुद्दों को लेकर। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कहा यह जा रहा है कि 30 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है लेबनान पर इजराइल की ओर से, और हिजबुल्लाह के गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है इजरायली सेना की ओर से। हथियार डिपो जो वहां पर हिजबुल्लाह के थे उन पर भी अटैक किया गया। रात भर वहां पर हवाई हमले होते रहे हैं और हथियार डिपो जो वहां पर बनाए गए थे जहां से हथियार और तेल की सप्लाई की जाती थी उनको भी टारगेट किया गया है इजराइल की ओर से। लगातार अलग अलग हिस्सों को लेबनान के किस तरीके से टारगेट कर रहा है इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन एक तरफ और एयर स्ट्राइक एक तरफ। ये देखिए कल रात जो अटैक वहां पर हुआ गया, जो 30 से ज्यादा ड्रोन से वहां पर हमला किया गया, ये उसी की तस्वीर है। और कहा यह जा रहा है कि गैस स्टेशन को टारगेट किया गया। इसके अलावा वहां पर जो हथियार डिपो थे उनको भी तबाह कर दिया गया है। धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। रात भर ये आवाजें यहां पर आती रही, हवाई हमले होते रहे, मिसाइल दागी गई और साथ ही सीधे तौर पर इजराइल की ओर से यह कहा जा चुका है कि जब तक हिजबुल्लाह का सफाया खात्मा नहीं हो जाता तब तक उनका ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। कल रात जो हवाई हमले वहां पर हुए, जो ड्रोन से अटैक किए गए, उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से जो लेबनान के नागरिक हैं उनको पहले ही सावधान कर दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था और बहुत सारे इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया था। उसके बाद रात को ये तेल डिपो, हथियार डिपो और गैस स्टेशन को किस तरीके से तबाह किया गया, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहीं से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे और तेल भी यहां से हिजबुल्लाह को सप्लाई किया जाता था, जिसको हवाई हमले के जरिए तबाह किया गया, जिसको नष्ट किया गया। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के जाबाज लगातार युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। बेरूत में बर्बादी की कहानी खुद आप सुनिए देश के सबसे निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की जुबानी। इजराइल ने हिजबुल्लाह और बेरूत के आसपास उनके गढ़ में हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त मैं दाहिए इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां अभी ड्रोन अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं धुएं का गुबार किस तरह से निकल रहा है आसमान की तरफ। इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मैं और नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है और उसी में से एक हमला ये भी है। और देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धू करे जल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं
वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। यानी अगर आप 6 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, जिस तरह से ये लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। केवल एम्यूनिशन डिपो और जहां से गैस स्टेशन यानी सप्लाई होती है हिजबुल्लाह को, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है इजराइल। और ये सबसे ताजा और सबसे करीबी तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हिजबुल्लाह के इस इलाके में घुसने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह के लोगों ने कहीं भी हमें घुसने नहीं दिया। ये एकमात्र बिल्डिंग है जहां पर देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। इसके अंदर कौन था कौन नहीं था और क्या सूचना थी इजराइल के पास, उस पर हमला किया गया। ये ताजा तस्वीरें, चंद मिनट पहले ये हमला किया गया है और ऐसी तस्वीरें आज बहुत जगहों से बेरूत में देखने को मिल रही हैं। दाहिए इलाका वो इलाका है जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शिया लोग रहते हैं और इसे गढ़ कहा जाता है नसरुल्लाह का, इसे शिया समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इसलिए पूरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की कल रात फिर से चेतावनी दी और कहा है कि सिविलियंस के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी यहां पर हमले इसी तरह से तेज किए जाएंगे। जो 30 हमले पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर किए गए हैं, उनमें से उन गैस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है जिन गैस स्टेशन से हिजबुल्लाह की आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। उन एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया गया है जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लिए भेजा जा रहा था, जहां पर ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ। यानी हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को कैसे तोड़ना है, सीरिया से उसको मदद न मिले, उसके गढ़ में दाहिए में जहां जहां पर भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहां जहां एम्यूनिशन डिपो है, जहां जहां से उनको बाकी सप्लाई का सामान और रसद भेजी जा रही है, उन तमाम जगहों को इसी तरह ड्रोन अटैक से निशाना बनाया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले तेज होने की एक खास वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर का आपको दिन याद होगा। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रहीम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए थे। उन बंधकों को अभी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका है, लेकिन उसके बीच ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं। एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। देखिए आप हमले की आवाजें, आज ये पहला है जब दिन में भी अटैक हो रहे हैं। पहले रात के समय में इस तरह के अटैक होते थे। बहुत बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंदर तनाव भी है, आसपास के इलाके खाली हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से उसके गढ़ में ये हमले हो रहे हैं, उसे लगता यह है हिजबुल्लाह को कि इजराइल उसको गाजा में तब्दील करके रख देगा। इस तनाव के कारण ही हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग को लेकर या फिर इन हवाई हमले से बचने को लेकर ईरान और अपने प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं जो उसे मदद करते हैं उन पर दबाव बना रहा है। लेकिन इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं। यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा, इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर उस हर डिस्ट्रक्शन को यहां बेरूत की राजधानी, माफ कीजिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत के पास जो ये दाहिए इलाका गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ, शिया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं से सारा संचालन हिजबुल्लाह का होता था, उस गढ़ को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। हम हर खबर आपको पहले दिखाएंगे। कैमरामैन चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दाहिए, बेरूत।